हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टिप्स ऑन मैथमेटिक्स। सो आज के इस वीडियो में अध्याय 6 त्रिभुज के एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और पीवाईक्यूज को करने वाले हैं। इससे पहले के वीडियो में हमने अध्याय 1 से लेकर अध्याय 5 तक एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और पीवाईक्यूज को कर चुके हैं। सो प्लेलिस्ट को चेक करके वीडियो को देख सकते हैं। इस वीडियो में प्रश्नावली 6.1 और प्रश्नावली 6.2 के एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और पीवाईक्यूज को करने वाले हैं। तो प्रश्नावली 6.1 में समरूप आकृतियाँ, इसके बारे में पढ़ने वाले हैं, और प्रश्नावली 6.2 में त्रिभुजों के समरूपता। तो इन दो टॉपिक से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। नेक्स्ट वीडियो में प्रश्नावली 6.3 त्रिभुजों की समरूपता के लिए कसौटियाँ, इससे रिलेटेड एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और पीवाईक्यूज को नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं। अध्याय 6 त्रिभुज से टोटल 8 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें 1 मार्क्स, 2 मार्क्स और 5 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। इसमें सबसे पहला प्रश्न है प्रश्नावली 6.1। तो 6.1 का प्रश्न नंबर 1 इम्पॉर्टेंट है। कोष्ठकों में दिए शब्दों में से सही शब्द का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थानों को भरिए। तो ये जो प्रश्न है इसमें 1 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, एमसीक्यूज में आते हैं। अध्याय 6 के डिटेल वीडियो में हमने सर्वांगसम और समरूप के बारे में डिटेल से समझाया है और उसमें सारे एग्जाम्पल्स और क्वेश्चन को कवर किया है। सो प्लेलिस्ट को चेक करके वीडियो को देख सकते हैं। तो सभी वृत्त होते हैं, सभी वृत्त सर्वांगसम और समरूप, 2 ऑप्शन दिया है। तो इसमें से सभी वृत्त समरूप होते हैं। सेकंड ऑप्शन है सभी वर्ग होते हैं, तो सभी वर्ग समरूप और सर्वांगसम, तो सभी वर्ग समरूप होते हैं। तीसरा है सभी त्रिभुज समरूप होते हैं, तो सभी त्रिभुज समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। समद्विबाहु में कोई भी त्रिभुज है उसके 2 भुजाएं बराबर हैं। 2 भुजाएं बराबर है तो इसके 2 कोण भी आपस में बराबर हो जाएगा। और यहाँ पर समबाहु त्रिभुज का मतलब यहाँ पर सभी भुजाएं और सभी कोण आपस में बराबर होते हैं। जब सभी भुजाएं आपस में बराबर है तो सभी कोण आपस में बराबर हो गई, क्योंकि समान भुजा के सामने वाला कोण आपस में बराबर होता है। तो इस तरीके से सभी त्रिभुज समरूप होते हैं। तो कौन से त्रिभुज समरूप होगा? समबाहु त्रिभुज समरूप होगा। यहाँ पर समद्विबाहु त्रिभुज समरूप नहीं हो सकता है, क्योंकि जैसे कि इस तरीके से अगर प्रश्न है, इस तरीके से त्रिभुज हैं जिसमें ये 2 भुजाएं बराबर हैं, तो इसके सामने वाला कोण आपस में बराबर हो जाएगा, लेकिन जो तीसरा कोण है इसके बराबर नहीं होगा। इसीलिए यहाँ पर जो समद्विबाहु त्रिभुज हैं वो सभी समद्विबाहु त्रिभुज समरूप नहीं होते हैं। इसीलिए यहाँ पर आ जाएगा सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। चौथा पॉइंट है भुजाओं की समान संख्या वाले 2 बहुभुज समरूप होते हैं यदि, इसका पहला ऑप्शन है, उसके संगत कोण होता है तथा उसकी संगत भुजाएं होती हैं। इसमें रिक्त स्थान है, उसको हमें फिल करना है। तो इसमें बराबर और समानुपाती 2 ऑप्शन दिया हुआ है। तो उसके संगत कोण बराबर होते हैं तथा उनके संगत भुजाएं समानुपाती होता है। 2 बहुभुज समरूप होने का जो पहला कंडीशन है उसमें जो संगत कोण होता है वो बराबर होना चाहिए। दूसरा कंडीशन है उसके संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होना चाहिए। तो इसमें पहला ऑप्शन है बराबर आ जाएगा, उनके संगत कोण बराबर हो तथा उनकी संगत भुजाएं समानुपाती हो। तो इस तरीके से इसको हम करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। बताइए कि निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप है या नहीं। इसको हमें बताना है कि समरूप है या नहीं। तो समरूप के कंडीशन में अभी पढ़ा है। तो सबसे पहला कंडीशन है संगत कोण बराबर होना चाहिए और संगत भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर होना चाहिए। ये 2 कंडीशन बहुभुज को समरूप करने का कंडीशन है। तो इसमें बताना है कि समरूप है या नहीं। ये 2 चतुर्भुज दिया हुआ है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे इसके कोणों का अनुपात। सबसे पहले इसमें संगत कोण के बारे में देखेंगे। तो इस वाले चतुर्भुज को अगर हम देखें तो ये वर्ग हैं, तो वर्ग का प्रत्येक कोण 90 डिग्री का है। ए 90 डिग्री का है, बी सी डी सभी 90 डिग्री का है। अब इस वाले चतुर्भुज को देखेंगे एस आर क्यू पी। इस चतुर्भुज को देखेंगे तो यहाँ पर ये जो चतुर्भुज है इसका जो कोण है ये 90 डिग्री नहीं है, मतलब अलग है। तो इसका जो संगत कोण है वो बराबर नहीं है। और इसके संगत भुजाओं का अनुपात भी देख लेते हैं एक बार। तो यहाँ पर एस आर बराबर 1.5 और डी सी बराबर 3 है। अगर उसको सॉल्व करेंगे तो सभी यहाँ पर भुजाएं, इस वाले चतुर्भुज के सभी भुजाएं 1.5 सेंटीमीटर है और इस चतुर्भुज का सभी भुजाएं 3 सेंटीमीटर है। तो इसके संगत भुजाओं का अनुपात तो बराबर हो जाएगा, लेकिन इसके संगत कोण आपस में बराबर नहीं होगा।
यहाँ पर 90 डिग्री है और यहाँ पर ये 90 डिग्री नहीं है। तो इस तरीके से ये जो दोनों त्रिभुज है ये समरूप नहीं होगा। हम प्रमेय 6.1 को प्रूफ करेंगे, ये पेपर में पूछा जाता है, ये इम्पॉर्टेंट है। यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करता है। तो इसको हम सबसे पहले समझेंगे, चित्र बनाएंगे। सबसे पहले त्रिभुज है जिसमें बोला गया है कि यदि किसी त्रिभुज के एक ही भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं पर भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली एक रेखा खींचा जाए तो यहाँ पर ये त्रिभुज ए बी सी एक त्रिभुज है। तो ए बी सी त्रिभुज है तो एक भुजा के समांतर एक भुजा हम एक रेखा खींचेंगे। बी सी के समांतर हमने एक रेखा खींचा है जो कि ए बी और ए सी को बिंदु ई और डी और ई में प्रतिच्छेद करता है। तो ये अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करता है। तो इसका मतलब है अन्य दो भुजा मतलब ए बी और ए सी एक ही अनुपात में विभाजित करता है। मतलब ए डी बट्टा डी बी बराबर हो जाएगा ए ई बट्टा ई बी। तो इसको हमें सिद्ध करना है। सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे, दिया है डी ई समांतर बी सी। यहाँ पर बोला गया है कि कोई एक भुजा के समांतर एक रेखा खींचेंगे जो कि एक दूसरे के समांतर होगा। तो ये दिया हुआ है बी सी समांतर डी ई दिया हुआ है। हमें सिद्ध करना है कि उनके जो भुजाओं का जो अनुपात है वो आपस में बराबर हो जाएगा। तो ए डी बट्टा डी बी बराबर है ई ए बट्टा ई सी। ये प्रश्न में हमें सिद्ध करना है, मतलब ये प्रमेय में हमें सिद्ध करना है। तो इसके लिए सबसे पहले यहाँ पर हमें रचना लिखना है। तो रचना में सबसे पहला पॉइंट है बी को ई बिंदु से मिलाया तथा डी को सी बिंदु से मिलाया। ये जो बी बिंदु है इसको हमने ई से मिलाया और डी बिंदु को सी से मिलाया। इस तरीके से हम मिलाएंगे। और दूसरा है रचना, इसमें डी से ए ई पर लंब डी एन खींचा तथा ई से ए डी पर लंब ई एम खींचा। तो यहाँ पर डी से एक लंब खींचा है डी एन जो कि ए ई पर है और दूसरा है ई से एक ई एम लंब खींचा है ए डी पर। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर लंब खींचा है। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि हमें सिद्ध क्या करना है। सिद्ध करना है ए डी बट्टा डी बी, ए डी बट्टा डी बी। मतलब ये त्रिभुज ए बी सी का ए बी वाला भुजा है और इधर साइड यहाँ पर बराबर में दिया है ई ए बट्टा ई सी, ई ए बट्टा ई सी। ये त्रिभुज ए बी सी का ए सी वाला हिस्सा है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम करेंगे कि इस भुजा को सबसे पहले हम लेंगे। तो इस भुजा से रिलेटेड जो त्रिभुज बन रहा है ए डी ई, ए डी ई। तो ए डी ई त्रिभुज का हमें क्षेत्रफल लेना है। तो ए डी हमारा आधार होना चाहिए। जब ए डी आधार हो जाएगा तो हमें ए डी यहाँ से मिल जाएगा और दूसरा त्रिभुज में हमें डी बी को आधार मानते हुए हमें करना है तो ये डी बी हमें मिल जाएगा। तो यहाँ पर त्रिभुज ए डी ई, इस त्रिभुज का हमें क्षेत्रफल निकालना है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणा ऊंचाई होता है। तो आधार वही माना जाता है जिस भुजा पर लंब हो। त्रिभुज ए डी ई में ए डी भुजा पर ये लंब है, ए डी भुजा पर लंब है तो ए डी हमारा आधार हो जाएगा और जो लंब होता है वो त्रिभुज का ऊंचाई होता है। नेक्स्ट यहाँ पे त्रिभुज लेंगे, यहाँ इसी भुजा में बी डी ई, बी डी ई त्रिभुज लेंगे। बी डी ई त्रिभुज में भी हमें लंब इसी को लेना है क्योंकि ये जो बी डी ई त्रिभुज है ये अधिक कोण त्रिभुज है। जैसे कि यहाँ पर अधिक कोण त्रिभुज इस तरीके से बनता है, ये अधिक कोण त्रिभुज है। अधिक कोण त्रिभुज में सामने ये वाले भुजा से अगर हम लंब डालेंगे तो लंब इस तरीके से लंब डाला जाएगा, लंब सीधा होता है। इस भुजा से अगर हम लंब डालेंगे तो इस तरीके से ये सीधा होगा। यहाँ पर अगर हम लंब डालेंगे तो इस त्रिभुज का जो लंब हो जाएगा ये त्रिभुज का लंब हो जाएगा और इसका आधार यहीं से यहाँ तक ही होगा, पूरे को नहीं लेंगे। यहाँ से लेकर यहाँ तक ही इसका आधार हो जाएगा और इसका जो ऊंचाई हो जाएगा ये वाला हो जाएगा। तो सेम यहाँ पर कंडीशन है त्रिभुज बी डी ई में आधार, क्योंकि इधर साइड ही लंब डाला जा रहा है तो आधार डी बी हो जाएगा, ये डी बी आधार हो जाएगा और लंब है ये वाला मतलब डी एम ई लंब है। तो इसकी जो ऊंचाई हो जाएगा इसमें भी ई एम लंब हो जाएगा।
फिर दूसरा यहाँ पर है, जब ए सी भुजा को हम इधर साइड से जब त्रिभुज को लेंगे तो यहाँ पर त्रिभुज ए डी ई त्रिभुज हो जाएगा, जिसमें आधार ए ई होगा क्योंकि हम लंब डी एन डाल रहे हैं। डी एन लंब डाला ए ई पर, तो ए ई आधार हो जाएगा और त्रिभुज की ऊंचाई डी एन हो जाएगा। ऐसे ही सेम यहाँ पर जो त्रिभुज हो जाएगा ई सी डी, ये वाला त्रिभुज हो जाएगा। तो ये वाला त्रिभुज में जो त्रिभुज का आधार हो जाएगा ई सी हो जाएगा, क्योंकि लंब इस तरीके से है, यहाँ पर है, इस वाले भुजा में है, तो ई सी लंब हो जाएगा और ऊंचाई जो लंब होता है वही त्रिभुज का ऊंचाई होता है, डी एन ऊंचाई हो जाएगा। तो इसको हम करते हैं उपपत्ति में, त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल, ए डी ई का क्षेत्रफल में आधार ए डी हो जाएगा। उसका जो फार्मूला होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2, आधार हो जाएगा ए डी गुणा ऊंचाई हो जाएगा, जिसको हमने लंब डाला है ई एम ऊंचाई हो जाएगा। तो ये हमारा समीकरण नंबर 1 है। और दूसरा है यहाँ पे त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज डी बी ई का क्षेत्रफल, डी बी ई का क्षेत्रफल। तो इसका क्षेत्रफल का फार्मूला होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, वही होता है। तो 1/2 आधार यहाँ पर डी बी हो जाएगा, डी बी गुणा ऊंचाई यहाँ पर ई एम हो जाएगा, ई एम ऊंचाई है। तो ये समीकरण नंबर दूसरा है। नेक्स्ट यहाँ पर है त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, तो 1/2 आधार यहाँ पर जो त्रिभुज ले रहे तो यहाँ लंब यहाँ पर डी एन लंब डालेंगे तो आधार ए डी हो जाएगा, ए ई, और ऊंचाई डी एन हो जाएगा। तो यहाँ पर 1/2 आधार यहाँ पर ए ई गुणा ऊंचाई डी एन हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर त्रिभुज है ई सी डी का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणा ऊंचाई हो जाएगा। तो 1/2 आधार यहाँ पर हो जाएगा ई सी गुणा ऊंचाई डी एन हो जाएगा। तो ये हमारा समीकरण नंबर 4 हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर समीकरण 1, 2, ये हमारा समीकरण नंबर 3 है, 3 और 4 इस तरीके से हैं। अब समीकरण 1 और 2 को हम भाग देंगे, क्योंकि यहाँ पर ए डी बटा डी बी, तो ए डी कहाँ आ रहे हैं, ए डी इधर साइड वाले त्रिभुज ए डी बटा डी बी लाने के लिए जो पहला जो 2 समीकरण है हमारा, इन दोनों समीकरण को हम भाग देंगे। तो इन दोनों को समीकरण को हम भाग देंगे। फिर दूसरा हम करेंगे कि ई ए बटा ई सी, तो ई ए आधार है और ई सी आधार है। तो समीकरण 3, इससे समीकरण 3 बना था और इसके समीकरण 4 बना था। समीकरण 3 और 4 को हम भाग देंगे। समीकरण 1 तथा 2 को भाग देने पर तो समीकरण 1 और 2, तो त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल बट्टा त्रिभुज डी बी ई का क्षेत्रफल, ये 2 त्रिभुज हो जाएगा। समीकरण 1 और समीकरण 2 को हमें भाग देना है। तो इसमें हो जाएगा 1/2 ए डी गुणा ई एम बटा हो जाएगा 1/2 डी बी गुणा ई एम। तो यहाँ पर हम देखेंगे 1/2 ऊपर भी है नीचे भी है, अंश और हर में, और ई एम दोनों में है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा ए डी बट्टा डी बी। त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज डी बी ई का क्षेत्रफल बराबर ए डी बट्टा डी बी। ये हमारा समीकरण नंबर 5 हो जाएगा। नेक्स्ट समीकरण 3 और 4 को भाग देने पर, तो समीकरण 3 ए डी ई का क्षेत्रफल बटा समीकरण 4 है त्रिभुज ई सी डी का क्षेत्रफल। तो इसका क्षेत्रफल है यहाँ पर 1/2 आधार ए ई गुणा डी एन बट्टा 1/2 ई सी गुणा डी एन। तो डी एन से डी एन कैंसिल हो जाएगा, 1/2 से 1/2 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर आया है ए डी ई का क्षेत्रफल बट्टा त्रिभुज ई सी डी का क्षेत्रफल बराबर बचा है ए ई बट्टा ई सी। तो ये है समीकरण नंबर 6। क्लास 9th में पढ़ा है कि एक ही आधार तथा एक ही समांतर रेखाओं के बीच बने त्रिभुज का क्षेत्रफल समान होता है। तो यहाँ पर 2 रेखाएं हैं, बीसी भुजा है और जो दूसरा है डीई,
ये दोनों समांतर है, तो समांतर रेखाओं के बीच में जो त्रिभुज बनेगा तो इस त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है बराबर होता है। तो यहाँ पर त्रिभुज है BDE त्रिभुज है जिसका आधार ये आधार है, और यहाँ पर DCE इस त्रिभुज का आधार भी DE है। तो यहाँ पर दो त्रिभुज हैं, दोनों त्रिभुज का आधार DE है, और यहाँ पर जो समांतर रेखाएं हैं दोनों त्रिभुज समांतर रेखा BC और DE के बीच में बना हुआ है, और दोनों त्रिभुज का आधार DE है। तो इन दोनों त्रिभुज का जो क्षेत्रफल हो जाएगा वो बराबर हो जाएगा। त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल बराबर होगा त्रिभुज DEC का क्षेत्रफल। इसको हम इस तरीके से लिखेंगे, एक ही आधार तथा एक ही समांतर रेखाओं के बीच बने त्रिभुज का क्षेत्रफल समान होता है। ये जो कॉन्सेप्ट है ये क्लास 9th का कॉन्सेप्ट है। अब यहाँ पर इसको लिखेंगे, त्रिभुज DBE का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा त्रिभुज ECD का क्षेत्रफल। ये हमारा समीकरण नंबर 7 है। अब समीकरण 7 और 5 को हमें सॉल्व करना है। तो यहाँ पर देखेंगे त्रिभुज DBE का क्षेत्रफल बराबर है त्रिभुज ECD के क्षेत्रफल, मतलब दोनों का क्षेत्रफल आपस में बराबर है। तो यहाँ पर समीकरण 5 में देखेंगे DBE का क्षेत्रफल, तो DBE के क्षेत्रफल के जगह पे हम ECD का क्षेत्रफल लिख सकते हैं, मतलब इसके जगह पे यहाँ पर DBE के जगह पे हम ECD रख सकते हैं क्योंकि ये दोनों आपस में बराबर हैं। समीकरण 5 तथा 7 से त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बट्टा त्रिभुज DBE के जगह पे हमने त्रिभुज ECD रखा है, तो त्रिभुज ECD का क्षेत्रफल बराबर है AD बट्टा DB। तो यहाँ पर जो दाएं साइड में जो लिखा हुआ है वही हमें लिखना है, खाली यहाँ पर DBE के जगह पे ECD रखना है। तो ये हमारा समीकरण नंबर 8 हो गया है। नेक्स्ट यहाँ पर समीकरण 6 तथा 8 से, तो समीकरण 6 और 8 में हम देखेंगे ADE का क्षेत्रफल ECD का क्षेत्रफल, यहाँ पर भी ADE का क्षेत्रफल ECD के क्षेत्रफल। तो यहाँ पर जो बाया पक्ष है दोनों का बाया पक्ष समान है, इसीलिए दोनों का दाया पक्ष भी समान हो जाएगा। तो समीकरण 6 तथा 8 से, समीकरण 6 तथा 8 से यहाँ पर हो जाएगा AE बट्टा EC बराबर हो जाएगा AD बट्टा DB। इस वाले पद को इधर लिखेंगे और इसको इधर लिखेंगे, तो AD बट्टा DB बराबर AE बट्टा EC, जो कि हमें सिद्ध करना था। तो यहाँ पर जो त्रिभुज के संगत भुजाओं का जो अनुपात है वो आपस में बराबर हो गया है। तो त्रिभुज में हम यहाँ पर देखेंगे तो AD बट्टा DB बराबर है AE बट्टा EC। तो इस तरीके से यहाँ पर त्रिभुज के जो संगत भुजाओं का जो अनुपात है वो आपस में बराबर हो गया है। तो इसको हमें इस तरीके से सेम प्रूफ करना है, तो ये इसका फाइनल आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न को करते हैं, उदाहरण नंबर 1 जो कि 2016 में आया है। यदि कोई रेखा एक त्रिभुज ABC की भुजाओं AB और AC को क्रमशः D और E पर प्रतिच्छेद करे तथा भुजा BC के समांतर हो तो सिद्ध कीजिए कि AD बट्टा AB बराबर AE बट्टा AC होगा। तो यहाँ पर चित्र दिया हुआ है, तो इस तरीके से चित्र दिया हुआ है। तो उदाहरण में बोला जा रहा है कि त्रिभुज ABC जिसकी भुजा AB और AC को क्रमशः D और E बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। तो D और E बिंदु पर एक रेखा जो त्रिभुज के AB और AC भुजा को क्रमशः D और E बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है और BC भुजा के समांतर है। तो BC भुजा के समांतर DE है, ये प्रश्न में दिया हुआ है। हमें सिद्ध करना है कि AD बट्टा AB बराबर है AE बट्टा AC। इसको हमें सिद्ध करना है। सबसे पहले यहाँ पर दिया है लिखेंगे BC समांतर DC, सिद्ध करना है AD बट्टा AB बराबर AE बट्टा AC। तो इसको हमें सिद्ध करना है और यहाँ पर दिया हुआ है। तो त्रिभुज ABC में BC समांतर DE है। जब ये दो भुजाएं आपस में समांतर हैं तो प्रमेय थेल्स प्रमेय से या प्रमेय 6.1 से, प्रमेय 6.1 से, तो यहाँ पर आप चाहो तो पूरा प्रमेय को लिख सकते हो। तो प्रमेय 6.1 से
जब दो भुजाएं समांतर दिया हुआ हो तो उनके संगत भुजाओं का जो अनुपात होता है वो आपस में बराबर होता है। तो थेल्स प्रमेय से प्रमेय 6.1 से AD बट्टा DB AE बट्टा EC बराबर है AE बट्टा EC, ये आपस में बराबर हैं। अब यहाँ पर हमें प्रश्न में देखेंगे कि हमें क्या सिद्ध करना है। प्रश्न में जब इस तरीके से आए AD बट्टा AB, जैसे AD बट्टा AE, मतलब पहले यहाँ पर आधा आ रहा है, त्रिभुज का आधा आ रहा है, फिर पूरे को लिया जा रहा है। फिर यहाँ पर AE और AC पहले बार में यहाँ पर आधा है, फिर पूरे को लिया जा रहा है। जब इस तरीके से आए तो इसको हमें सबसे पहले यहाँ पर व्युत्क्रम करना होता है, क्योंकि यहाँ पर हमें रखना क्या है, AD यहाँ पर है और AE है, AD और AE, और यहाँ पर है AB, चूंकि यहाँ पर AB है नहीं, AC नहीं है इसमें, तो यहाँ पर है क्या, इसमें AD और AE है, AD और AE जो कि हमें प्रूफ करना है। इसमें ये जो AD और AE है तो इसको हमें रखना है, इसको हमें नहीं हटाना है। तो इसको रखने के लिए सबसे पहले इसको हर में लाना होगा, तो इस पूरे को हमें व्युत्क्रम करेंगे। व्युत्क्रम करने पर DB बट्टा AD बराबर EC बट्टा AE, इसका व्युत्क्रम हो जाएगा। फिर हमें दोनों और एक जोड़ने पर दोनों और एक जोड़ देंगे तो DB बट्टा AD प्लस 1 बराबर EC बट्टा AE प्लस 1। अब यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे AD, तो AD 1 के साथ गुणा हो जाएगा, तो यहाँ पर DB प्लस AD इसके साथ गुणा हो जाएगा, तो DB प्लस AD बराबर सेम यहाँ पर भी हो जाएगा EC, और बट्टे में AE है और AE 1 के साथ गुणा हो जाएगा, तो प्लस AE हो जाएगा। अब यहाँ पर हम देखेंगे, चित्र में देखेंगे कि DB प्लस AD ये A है, DB प्लस AD, तो ये पूरा क्या है, AB है। और यहाँ पर है दूसरा EC प्लस AE, तो EC प्लस AE, तो ये पूरा AC है। तो इसमें हम लिखेंगे यहाँ पर AB, इसके जगह पे AB लिखेंगे चित्र से, बट्टा AD बराबर इसके जगह पे यहाँ पर AC बट्टा AE। पुनः हमें व्युत्क्रम करना है। व्युत्क्रम करने पर यहाँ पर AD जो नीचे है वो ऊपर आ जाएगा, ऊपर वाला नीचे आ जाएगा। AD बट्टा AB बराबर AE बट्टा AC। तो जिसको हमें सिद्ध करना है वो हमें इस तरीके से मिल गया है, तो ये इसका फाइनल आंसर है। तो इसमें हमें एक चीज़ देखना है, जब भी इस तरीके से आ जाएगा, जैसे कि यहाँ पर आधा को लिया जाएगा, फिर पूरे को लिया जाएगा, फिर यहाँ पर AE को ले रहे, फिर AC को ले रहे, सबसे पहले आधा फिर पूरे को लिया जा रहा है, तो उसमें हमें इस तरीके से करना पड़ेगा। सबसे पहले यहाँ पर थेल्स प्रमेय लगाना पड़ेगा, फिर इसको व्युत्क्रम करने पर दोनों तरफ एक जोड़ने पर इसको सॉल्व करेंगे। फिर चित्र में देखेंगे यहाँ पर ये AB के बराबर है, फिर जो आएगा उसको हमें व्युत्क्रम करना है। पुनः व्युत्क्रम करने के बाद जो हमें सिद्ध करना है वो प्राप्त हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है उदाहरण 2, जो कि 2017 में आया है। ABCD एक समलंब है जिसके AB समांतर DC है। असमांतर भुजाओं AD और BC पर क्रमशः बिंदु E और F इस प्रकार स्थित है कि EF भुजा AB के समांतर है। दर्शाइए कि AE बट्टा ED बराबर BF बट्टा FC है। तो इसको हमें दर्शाना है। सबसे पहले हम चित्र बना लेते हैं। इसमें चित्र दिया हुआ है, प्रश्न में ABCD समलंब दिया हुआ है। तो समलंब की खास बात ये होती है कि इसके जो भुजाएं हैं AB भुजा DC के समांतर होती हैं। जो यहाँ पर जो भुजाएं हैं ये आपस में समांतर होती हैं। तो प्रश्न में दिया है AB समांतर है DC के, समांतर है DC के, और यहाँ पर दूसरा भी दिया हुआ है EF भुजा AB के समांतर है। EF, तो ये E है और ये F है। EF भुजा AB के समांतर है। यहाँ पर बोला जा रहा है AB के समांतर DC है और AB के समांतर EF है। AB के समांतर ये है और AB के समांतर DC है। तो कहने का मतलब ये जो EF है ये भी DC के समांतर हो जाएगा।
ई एफ डी सी के समांतर है। कहने का मतलब जो तीनों भुजाएं हैं ये आपस में समांतर है। और इसमें सिद्ध करना है ए ई बट्टा ई डी बराबर बी एफ बट्टा एफ सी, इसको हमें सिद्ध करना है। तो उसके लिए हमें रचना भी करना होगा। रचना में ए सी को मिलाएंगे जो कि ई एफ को एम बिंदु पर काटती है। इस तरीके से लिखेंगे रचना में ए को सी से मिलाया जो ई एफ को बिंदु एम पर काटती है। तो इसको हमें इस तरीके से लिखना है। अब यहाँ पर हम देखेंगे, सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे कि हमें क्या सिद्ध करना है। ए ई बट्टा ई डी, ए ई बट्टा ई डी ये वाला भुजा, ए ई बट्टा ई डी। दूसरा है यहाँ पर बी एफ बट्टा एफ सी, बी एफ बट्टा एफ सी। तो इससे रिलेटेड जो त्रिभुज बन रहा है यहाँ पर, इससे रिलेटेड त्रिभुज ए डी सी यहाँ पर ये त्रिभुज बन रहा है। अब इस त्रिभुज में देखेंगे कि डी सी समांतर है ई एफ के। जब डी सी समांतर ई एफ के हैं तो इसके बीच में हमने एक बिंदु एम ले लिया है। तो ये पूरी लाइन अगर इस लाइन के समांतर है तो इतना भी इसके समांतर होगा। तो यहाँ पर डी सी समांतर हो जाएगा ई एम के। तो त्रिभुज ए डी सी में हम इसको सॉल्व करेंगे। त्रिभुज ए डी सी में ये वाला भुजा डी सी समांतर है ई एफ के, तो डी सी समांतर हो जाएगा ई एम के। अब जब दो भुजाएं, किसी त्रिभुज में दो भुजाएं आपस में समांतर हैं तो प्रमेय 6.1 से उनके संगत भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे ए ई बट्टा ई डी, ए ई बट्टा ई डी बराबर हो जाएगा ए एम बट्टा एम सी, बराबर ए एम बट्टा एम सी। तो ये है हमारा समीकरण नंबर 1। अब दूसरा समीकरण निकालेंगे तो यहाँ पर ए ई और डी ई ये वाला जो पार्ट है ये हमने निकाल लिया है। अब बी एफ और एफ सी, तो बी एफ और एफ सी से रिलेटेड त्रिभुज, ये वाला जो भुजा है इससे रिलेटेड त्रिभुज ये वाला है बी सी ए। तो बी सी ए में हम देखेंगे ए बी किसके समांतर है, ई एफ के समांतर है। तो ए बी एम एफ के भी समांतर हो जाएगा। जब ये समांतर हो जाएगा तो इसमें थेल्स प्रमेय का उपयोग करेंगे। तो इसमें ए एम बट्टा एम सी बराबर हो जाएगा बी एफ बट्टा एफ सी हो जाएगा। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो त्रिभुज है वो इस तरीके से उल्टा है। तो यहाँ पर त्रिभुज को हम इस तरीके से इसके अनुपात को भी लिख सकते हैं, इसमें कोई मिस्टेक नहीं होगा। त्रिभुज ए बी सी में ए बी समांतर ई एफ के हैं, तो ए बी समांतर हो जाएगा एफ एम के। अभी चित्र में समझाया है। तो प्रमेय 6.1 से उनके भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर हो जाएगा। तो ए एम बट्टा एम सी बराबर हो जाएगा बी एफ बट्टा एफ सी। तो ये समीकरण नंबर दूसरा है। समीकरण 1 और 2 में ये वाला जो पार्ट है ये आपस में बराबर है, तो ये जो पार्ट है ये भी आपस में बराबर हो जाएगा। समीकरण 1 तथा 2 से ए ई बट्टा ई डी, ए ई बट्टा ई डी बराबर हो जाएगा बी एफ बट्टा एफ सी। तो जिसको हमें प्रूव करना था इस तरीके से प्राप्त हो गया है। तो ये इसका फाइनल आंसर है। नेक्स्ट उदाहरण नंबर 3 को सॉल्व करते हैं, जिसमें आकृति दिया हुआ है। आकृति में पी एस बट्टा एस क्यू बराबर पी टी बट्टा टी आर है तथा कोण पी एस टी बराबर कोण पी आर क्यू है। सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज पी क्यू आर एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो पी क्यू आर एक त्रिभुज है जो कि प्रश्न में दिया है आकृति। तो पी क्यू आर को हमें समद्विबाहु त्रिभुज सिद्ध करना है। तो समद्विबाहु त्रिभुज सिद्ध करने के लिए दो भुजाएं बराबर होनी चाहिए। अगर किसी त्रिभुज के दो भुजाएं बराबर हैं तो उसको हम कह सकते हैं कि ये त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज है। तो इस तरीके से ये त्रिभुज है पी क्यू आर। पी क्यू आर त्रिभुज में दिया है पी एस बट्टा एस क्यू पी टी बट्टा टी आर। ये जो भुजाओं का अनुपात है ये आपस में बराबर है, ये प्रश्न में दिया है। और यहाँ पर कोण पी एस टी बराबर कोण पी आर क्यू, पी एस टी ये वाला कोण बराबर है पी आर क्यू ये वाला कोण, ये दोनों कोण आपस में बराबर है, ये प्रश्न में दिया है। और सिद्ध करना है त्रिभुज पी क्यू आर एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो समद्विबाहु त्रिभुज का खास बात यह है कि उसकी दो भुजाएं बराबर होती हैं।
जब किसी एक त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हो तो उसे हम समद्विबाहु त्रिभुज कहेंगे। तो इसको हमें इस त्रिभुज में किसी भी तरीके से हमें दो भुजाएं बराबर दिखाना होगा तो हम सिद्ध कर सकते हैं कि ये त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज है। तो यहाँ पर प्रश्न में दिया है कि इनकी भुजाओं का अनुपात प्रश्न में दिया है। अब यहाँ पर देखेंगे पी एस बट्टा एस क्यू बराबर है पी टी बट्टा टी आर, पी टी बट्टा टी आर। यहाँ पर भुजाओं का अनुपात दिया हुआ है। तो प्रमेय 6.2 से, ये प्रमेय 6.2 प्रमेय 6.1 का विलोम है। तो प्रमेय 6.2 के अनुसार यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो वह तीसरी भुजा के समांतर होता है। तो ये त्रिभुज है, कोई एक रेखा माना एस टी है, एस टी रेखा उसके दो भुजा पी क्यू और पी आर दो भुजाएं हैं, उनको समान अनुपात में विभाजित करें। तो यहाँ पर पी एस बट्टा एस क्यू और पी टी बट्टा टी आर समान अनुपात में विभाजित करें तो वह रेखा तीसरी भुजा के समांतर होता है। तो वह रेखा मतलब एस टी, तीसरी भुजा क्यू आर, दो भुजाएं ये हैं और तीसरी भुजा ये है, तो क्यू आर के समांतर हो जाएगा। तो क्यू आर समांतर हो जाएगा एस टी के। तो प्रमेय 6.2 से क्यू आर समांतर है एस टी के। जब ये समांतर है, ये समांतर है तो इसको हम चित्र से समझते हैं। यहाँ पर ये समांतर रेखाएं हैं और इसकी तिर्यक रेखा इस तरीके से भी हो सकता है और इसका तिर्यक रेखा इस तरीके से भी हो सकता है। तो यहाँ पर जो यहाँ पर बनने वाला कोण, ये वाला कोण और ये वाला कोण, ये दोनों कोण आपस में बराबर होता है क्योंकि ये संगत कोण होता है। अब त्रिभुज में हम समझते हैं पी क्यू आर और एस टी समांतर रेखाएं हैं, तो ये जो कोण बन रहा है और ये कोण मतलब एस कोण और क्यू कोण आपस में बराबर हो जाएगा क्योंकि ये संगत कोण है। तो यहाँ पर लिखेंगे चूंकि क्यू आर समांतर एस टी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कोण एस मतलब पी एस टी, कोण पी एस टी बराबर हो जाएगा क्यू कोण है तो पी क्यू आर, कोण पी क्यू आर बराबर है क्योंकि ये संगत कोण है, संगत कोण है इसीलिए ये दोनों आपस में बराबर हैं। तो ये हमारा माना, ये हमारा समीकरण नंबर 1 है। और प्रश्न में भी दिया है पी एस टी बराबर पी आर क्यू, कोण पी एस टी बराबर कोण पी आर क्यू, ये प्रश्न में दिया है। तो ये हमारा समीकरण नंबर 2 है। समीकरण 1 और समीकरण 2 में हम देखेंगे पी एस टी बराबर कोण पी क्यू आर है, पी एस टी बराबर है कोण पी आर क्यू के बराबर है। तो जब ये आपस में बराबर हैं, यहाँ पर पी एस टी का मान है कोण पी क्यू आर के बराबर है, तो इस पी एस टी के जगह पे हम पी क्यू आर रख सकते हैं क्योंकि ये आपस में बराबर हैं। समीकरण 1 तथा 2 से पी एस टी के मान पी क्यू आर है तो कोण पी क्यू आर, पी एस टी की जगह पे पी क्यू आर रखेंगे, फिर बराबर कोण पी आर क्यू। ये वाला कोण और ये वाला कोण क्यू और आर कोण जब आपस में बराबर हैं तो किसी त्रिभुज के दो कोण अगर आपस में बराबर हो तो उसके सम्मुख भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। ये क्लास 9th में हम पढ़ चुके हैं। किसी त्रिभुज के दो कोण बराबर हो तो सम्मुख भुजा बराबर होती है। सम्मुख मतलब कोण के सामने वाला भुजा। जब दो कोण बराबर है तो उसके सामने वाला भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। अब हम चित्र में देखेंगे कि कोण यहाँ पर पी क्यू आर कोण है, पी क्यू आर कोण बराबर है पी आर क्यू के बराबर है, पी क्यू आर कोण बराबर है पी आर क्यू के, मतलब क्यू कोण और आर कोण आपस में बराबर हैं। तो आर कोण के सामने वाला भुजा पी क्यू है और क्यू कोण के सामने वाला भुजा पी आर है, तो पी क्यू बराबर हो जाएगा पी आर से, क्यू बराबर हो जाएगा पी आर के। जब एक त्रिभुज के दो भुजाएं बराबर हैं तो ये जो त्रिभुज है ये समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा। अतः त्रिभुज पी क्यू आर समद्विबाहु त्रिभुज है। तो इसको हमें सिद्ध करना था, तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सिद्ध कर सकते हैं। तो ये इसका फाइनल आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न को करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्नावली 6.2 का प्रश्न नंबर 1। यहाँ पर आकृति दिया हुआ है और इसमें बताया गया है कि डी ई समांतर है बी सी के और इसमें ई सी और डी ए ज्ञात कीजिए। तो इसमें 2 पॉइंट है, इसमें 2 प्रश्न दिया हुआ है और इसमें चित्र भी दिया हुआ है। तो जो सेकंड प्रश्न है इसमें वो 2024 में आया है, तो उसको सॉल्व करते हैं। प्रश्न में दिया है डी ई समांतर बी सी है, तो
तो त्रिभुज ए बी सी है जिसमें डी ई समांतर बी सी है। ये समांतर दिया हुआ है प्रश्न में। अब यहाँ पर हमें ज्ञात करना है डी ए डी यहाँ पर ज्ञात करना है, ये प्रश्न में पूछा गया है। अब यहाँ पर हम देखेंगे जब ये समांतर हैं तो प्रमेय 6.1 से, तो प्रमेय में बोला जा रहा है कि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदु पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींचा जाए। तो यहाँ पर एक त्रिभुज ए बी सी है, ए बी सी के बी सी भुजा के समांतर डी ई एक रेखा खींचा गया है जो कि त्रिभुज के भुजा ए बी और ए सी को डी और ई बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है। तो ये अन्य दो भुजा को एक ही अनुपात में विभाजित करता है। तो अन्य दो भुजाओं को बी डी और ए सी को एक ही अनुपात में विभाजित करेगा। ए डी बट्टा डी बी बराबर हो जाएगा ए ई बट्टा ई सी। तो ये प्रमेय 6.1 से इनके भुजाओं का जो अनुपात है वो आपस में बराबर हो जाएगा। तो बी ई समांतर बी सी है, तो इसमें जो भुजाओं का अनुपात हो जाएगा प्रमेय 6.1 से ए डी बट्टा डी बी बराबर हो जाएगा ए ई बट्टा ई सी। ये भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर हो जाएगा और इसमें भुजाओं का अनुपात यहाँ पर दिया हुआ है। ए ई बराबर 1.8 सेंटीमीटर है, ई सी 5.4 सेंटीमीटर है, डी बी 7.2 सेंटीमीटर है। हमें डी ए डी ज्ञात करना है। अब इस अनुपात में इन वैल्यूज को पुट करते हैं, ए डी हमें ज्ञात करना है। और यहाँ पर डी बी या बी डी बात एक ही है, 7.2 सेंटीमीटर, ए ई 1.8 सेंटीमीटर बट्टा ई सी 5.4 सेंटीमीटर। अब इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पर पॉइंट के बाद एक संख्या है, पॉइंट के बाद एक संख्या है, तो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा। तो ए डी बट्टा 7.2 बराबर, जब ये कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 18 बट्टा 54। अब ए डी बट्टा 7.2 बराबर 18 कम 36, 18 तिया 54 हो जाएगा। तो यहाँ पर 1/3 हो जाएगा। ए डी का मान ज्ञात करना है, तो 7.2 इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये गुणे में आ जाएगा 1 के साथ, तो 1 के साथ गुणा होकर 7.2 आ जाएगा। अब यहाँ पर पॉइंट के बाद एक संख्या है तो पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पर 1 0 बढ़ जाएगा। तो ए डी बराबर 72 बट्टा 3 और यहाँ पर 1 0 बढ़ेगा मतलब 10। इनको गुणा करेंगे तो यहाँ पर 72 बट्टा 30 हो जाएगा। तो हमें 3 से भाग देंगे तो 3 है 30 और यहाँ पर 3 दूनी 6 और 3 चौको 12, 24 आ जाएगा। 24 बट्टा 10 है, इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आएगा 2.4। तो इस तरीके से जो ए डी का मान है 2.4 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो ये इसका फाइनल आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न को करते हैं। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 3। आकृति प्रश्न में दिया हुआ है, आकृति में यदि एल एम समांतर बी सी और एल एन समांतर सी डी हो तो सिद्ध कीजिए ए एम बट्टा ए बी बराबर ए एन बट्टा ए डी है। तो इसको हमें सिद्ध करना है कि एल एम समांतर सी डी और एल एन समांतर सी डी, एल एम समांतर सी बी और एल एन समांतर सी डी, ये प्रश्न में दिया है और हमें सिद्ध करना है ए एम बट्टा ए बी बराबर है ए एन बट्टा ए डी। इसको हमें सिद्ध करना है। तो इस तरीके से यहाँ पर ये चित्र दिया हुआ है जिसमें एल एम समांतर है सी बी, एल एम ये एल है, एल एम समांतर है सी बी के, ये जो रेखा है एल एम सी बी के समांतर है और एल एन सी डी के समांतर है। ये प्रश्न में दिया है और हमें सिद्ध करना है ए एम बट्टा ए बी ए एन बट्टा ए डी। यहाँ पर भुजाओं का अनुपात हमें आपस में बराबर है, उसको हमें सिद्ध करना है। तो इसको सॉल्व करते हैं। प्रश्न में हम देखेंगे कि हमें क्या सिद्ध करना है। तो ए एम बट्टा ए बी, ए एम बट्टा ए बी मतलब ये आधा लेना है फिर पूरा लेना है। फिर यहाँ पर ए एन बट्टा ए डी, पहले आधा लेना है फिर पूरा लेना है। तो यहाँ पर त्रिभुज ए डी सी को हम लेंगे और इसमें दिया है, इस त्रिभुज में दिया है एल एन समांतर सी डी। जब समांतर रेखाएं अगर दिया हो तो हमारे दिमाग में ऐसा आना चाहिए कि प्रमेय 6.1 इसमें यूज होने वाला है। जब दो समांतर रेखाएं अगर हो किसी त्रिभुज में तो उनके संगत भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर होता है प्रमेय 6.1 से। तो एल एन समांतर सी डी है त्रिभुज ए सी डी में एल एन समांतर सी डी है। जब ये समांतर है तो प्रमेय 6.1 से
यहाँ पर आप प्रमेय 6.1 पूरा लिख सकते हैं। तो प्रमेय 6.1 से इनके भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर हो जाएगा। तो इसमें भुजाओं का अनुपात इस तरीके से आएगा, AN/ND AL/LC। तो इसको हम लिखते हैं यहाँ पर AN/ND बराबर AL/LC। समीकरण नंबर पहला है। अब यहाँ पर दिया है LM समांतर है BC के। तो त्रिभुज ABC में दिया है ML समांतर BC है। तो प्रमेय 6.1 से इनकी भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर हो जाएगा। AM/MB बराबर हो जाएगा AL/LC। ये समीकरण नंबर दूसरा है। समीकरण 1 और 2 में हम देखेंगे AL/LC बराबर है AN/ND के और AL/LC बराबर है AM/MB के। यहाँ पर AL/LC जो दाएं पक्ष हैं आपस में बराबर हैं, तो बायां पक्ष भी आपस में बराबर हो जाएगा। तो समीकरण जब दायां पक्ष बराबर है तो बायां पक्ष बराबर हो जाएगा आपस में। तो AN/ND बराबर AM/MB। सिद्ध करना है, इसमें हमें देखेंगे AM/AB मतलब पहले आधे को लिया जा रहा है फिर पूरे को लिया जा रहा है। AN/AD पहले आधे को लिया जा रहा है फिर पूरे को लिया जा रहा है। तो इस कंडीशन में यहाँ पर हम करेंगे कि जो समीकरण 1 और 2 से जो हमें मिला है तो उसको हमें व्युत्क्रम करना है। उदाहरण 1 में हमने इस तरीके के क्वेश्चन किया था, तो इसको हमें व्युत्क्रम करेंगे। तो व्युत्क्रम करने के बाद जो नीचे वाला है वो ऊपर आ जाएगा, ऊपर वाला नीचे आ जाएगा। तो ND/AN बराबर हो जाएगा MB/AM। अब यहाँ पर दोनों तरफ 1 जोड़ देंगे, ND/AN प्लस 1 बराबर MB/AM प्लस 1। अब यहाँ से AN कॉमन आ जाएगा, तो ND प्लस AN 1 के साथ गुणा हो जाएगा तो AN आ जाएगा बराबर MB। अब यहाँ पर AM है, AM 1 से गुणा हो जाएगा तो AM आ जाएगा और यहाँ पर MB है तो MB प्लस AM। अब यहाँ पर चित्र में देखेंगे ND प्लस AN AD के बराबर है बट्टा AN बराबर MB प्लस AM MB प्लस AM। तो ये AB के बराबर है, AB/AM। अब इसको हमें पुनः व्युत्क्रम करना है। व्युत्क्रम करने पर तो यहाँ पर AN/AD बराबर हो जाएगा AM/AD। अब यहाँ पर इसको ये वाला जो पद है इसको इधर साइड लिखा है और इसको हमने इधर साइड लिखा है। तो ये इसका फाइनल आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 9 जो कि 2018, 19 और 24 में आया है। ABCD एक समलंब है जिसमें AB समांतर CD है तथा इसके विकर्ण परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। दर्शाइए कि AO/BO बराबर CO/DO है। इसको हमें दर्शाना है। प्रश्न में दिया है ABCD एक समलंब है, तो समलंब इस आकार का होता है। ABCD एक समलंब है जिसमें AB समांतर है DC। ये प्रश्न में दिया है, इसके विकर्ण परस्पर O बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। तो विकर्ण यहाँ पर A और C विकर्ण है और B और D विकर्ण है, मतलब कोने से कोने को जब मिलाएंगे इस तरीके से स्लैंट लाइन में तो ये विकर्ण होता है। तो इस विकर्ण को दोनों जो विकर्ण हैं आपस में O बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। अब यहाँ पर हमें दर्शाना है कि AO/BO और CO बराबर है CO/DO। इसको हमें दर्शाना है। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे, हल में हम लिखेंगे दिया है AB समांतर CD और सिद्ध करना है AO/BO बराबर CO/DO। अब इसमें हमें रचना करना है जिसमें जो O से एक हम रेखा खींचेंगे। इस तरीके से यहाँ हम O से एक रेखा खींचेंगे जो AD पर P बिंदु पर कट करता है। O से जाती हुई एक रेखा PO खींचा है, जैसे PO O से जाती हुई रेखा PO खींचा है
जो ए बी के भी समांतर है और डी सी के भी समांतर है। तो ए बी समांतर पी ओ, डी सी समांतर पी ओ। तो इतना हमने रचना किया है और ए बी समांतर है पी ओ के और डी सी समांतर है पी ओ के। तो यहाँ पर हमें सिद्ध क्या करना है, सबसे पहले हमें उसको देखेंगे। ए ओ बट्टा बी ओ, ए ओ बट्टा बी ओ, मतलब ये वाला त्रिभुज आ रहा है। तो इस त्रिभुज से जुड़ा हुआ ये पूरा बड़ा त्रिभुज है ए बी डी। ए बी डी त्रिभुज में हम देखेंगे कि ए बी के समांतर पी ओ है। जब ये दोनों भुजाएं समांतर हैं तो इनके संगत भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर हो जाएगा। तो उसको हम लिखेंगे त्रिभुज ए बी डी में। हमें कैसे पता चलेगा कि हमें ऐसे ही करना है, सबसे पहले हमें सिद्ध करना में है। सबसे पहले हम जिसको सिद्ध करना है उसको हमें ध्यान से देखना है। ए ओ बट्टा ओ बी है, यहाँ पर भुजाओं का अनुपात है, तो ए ओ बट्टा ओ बी। तो इस त्रिभुज से रिलेटेड जो बड़ा वाला त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज बन रहा है, तो इस बड़े वाले त्रिभुज में दो भुजाएं समांतर हैं, तो प्रमेय 6.1 इसमें यूज कर लेंगे। तो त्रिभुज ए बी डी में प्रमेय ए बी डी में ए बी समांतर पी ओ है, तो प्रमेय 6.1 से इनके संगत भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर होता है। तो संगत भुजाओं का अनुपात ए पी बट्टा पी डी बराबर हो जाएगा बी ओ बट्टा ओ डी। ए पी बट्टा पी डी बराबर हो जाएगा बी ओ बट्टा ओ डी। यहाँ पर त्रिभुज उल्टा बना हुआ है, तो जैसा भी बना हो इसका जो अनुपात है हम सीधे तरीके से भी लिख सकते हैं और उल्टा तरीके से भी लिख सकते हैं, इसमें कोई मिस्टेक नहीं होगा। तो इसका जो अनुपात है इसको हम समीकरण नंबर 1 मानते हैं। अब यहाँ पर दूसरा क्या सिद्ध करना है, सी ओ बट्टा ओ डी, सी ओ और ओ डी। तो इससे रिलेटेड त्रिभुज क्या बन रहा है, ए सी डी त्रिभुज बन रहा है। तो त्रिभुज ए सी डी में पी ओ समांतर है डी सी के, पी ओ समांतर है डी सी के। जब ये समांतर है तो प्रमेय 6.1 से इनके भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर हो जाएगा। तो ए पी बट्टा पी डी बराबर हो जाएगा ए ओ बट्टा ओ सी। ए पी बट्टा पी डी बराबर हो जाएगा ए ओ बट्टा ओ सी। ये है समीकरण नंबर दूसरा। अब समीकरण 1 और 2 को हमें सॉल्व करना है। तो ये समीकरण पहला है, ये दूसरा है। यहाँ पर देखेंगे ए पी बट्टा पी डी बराबर है बी ओ बट्टा ओ डी के। दूसरा है ए पी बट्टा पी डी बराबर है ए ओ बट्टा ओ सी के। तो ये दोनों आपस में बराबर हैं, ए पी बट्टा पी डी आपस में बराबर है, मतलब इसके बाएं पक्ष, समीकरण 1 और 2 में बायां पक्ष अगर बराबर हैं तो इसके दायां पक्ष भी आपस में बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर बी ओ बट्टा ओ डी बराबर है ए ओ बट्टा सी ओ या ओ सी। बी ओ बट्टा ओ डी बराबर सी ओ, ए ओ बट्टा सी ओ। हमें सिद्ध करना है ए ओ बट्टा बी ओ बराबर सी ओ बट्टा डी ओ। तो यहाँ पर बी ओ बट्टा डी ओ है, तो डी ओ के ऊपर सी ओ आना चाहिए, मतलब ये सी ओ नीचे है तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो सी ओ ऊपर आ जाएगा और बी ओ नीचे आ जाएगा, जिसको हमें सिद्ध करना है। तो यहाँ पर इसको करते हैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो सी ओ ऊपर आ जाएगा बट्टा ओ डी अपने के जगह पे रहेगा, तो ओ डी को डी ओ लिख सकते हैं, बराबर हो जाएगा ए ओ बट्टा बी ओ, क्रॉस मल्टीप्लाई होकर बराबर की तरह आ जाएगा। तो इस तरीके से हमें जिसको सिद्ध करना है, यहाँ पर ए ओ बट्टा बी ओ, ये ए ओ बट्टा बी ओ है, सी ओ बट्टा डी ओ, सी ओ बट्टा डी ओ। तो इस तरीके से जिसको हमें सिद्ध करना था, तो ये हमारा फाइनल आंसर है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 10। एक चतुर्भुज ए बी सी डी के विकर्ण परस्पर ओ बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं कि ए ओ बट्टा बी ओ बराबर सी ओ बट्टा डी ओ है। दर्शाइए कि ए बी सी डी एक समलंब है। तो ये प्रश्न नंबर 9 का बिल्कुल अपोजिट है, मतलब विलोम है। ऊपर वाले जो प्रश्न नंबर 9 था उसमें हमें भुजाओं का अनुपात दर्शाना था और इसमें भुजाओं का अनुपात दिया हुआ है और इसमें दर्शाना है कि ए बी सी डी एक समलंब है। कर्ण परस्पर ओ बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। विकर्ण ए सी बी डी ओ बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है और इसमें दिया है ए ओ बट्टा बी ओ, ए ओ बट्टा बी ओ बराबर है सी ओ बट्टा डी ओ।
तो इसके जो अनुपात है वो आपस में बराबर हैं और हमें दर्शाना है कि ABCD एक समलंब है। तो इस तरीके से दिया है और सिद्ध करना है, इसको लिखेंगे। तो यहाँ पर ABCD एक समलंब चतुर्भुज है, इसको हमें सिद्ध करना है। समलंब चतुर्भुज में AB भुजा CD के समांतर होता है। ये समलंब चतुर्भुज का मतलब प्रॉपर्टी है। तो समलंब चतुर्भुज सिद्ध करने के लिए AB समांतर CD हमें दर्शाना होगा। जब ये दोनों समांतर हो जाएगा तो इसका मतलब ABCD एक समलंब चतुर्भुज है। तो इसको दर्शाने के लिए AB समांतर CD करना होगा। अब इसमें हमें रचना करना है। O से एक रेखा खींचा जो AB के समांतर है। O से एक रेखा खींचा है PO रेखा खींचा है जो AB के समांतर है। तो यहाँ पर AB समांतर PO इस तरीके से हमने खींचा है, इसको हमने रचना किया है। अब यहाँ पर त्रिभुज ABD में AB समांतर है PO के, तो इसमें प्रमेय 6.1 का उपयोग करना है। त्रिभुज ABD में AB समांतर है PO के। जब ये समांतर हैं तो प्रमेय 6.1 से इनके भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर हो जाएगा। AP बट्टा PD बराबर हो जाएगा ABO बट्टा OD। AP बट्टा PD बराबर हो जाएगा BO बट्टा OD। इस तरीके से भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर है। तो सबसे पहले यहाँ पर इसको हम समीकरण नंबर 1 मानेंगे और ये समीकरण नंबर 2 है। अब समीकरण 1 से तो समीकरण 1 में AO बट्टा BO बराबर है CO बट्टा DO है। अब समीकरण 1 में इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद CO नीचे आ जाएगा और OB ऊपर आ जाएगा। तो यहाँ पर AO बट्टा CO बराबर OB ऊपर आ जाएगा BO बट्टा DO। तो ये समीकरण नंबर 3 है। अब हम समीकरण 2 और 3 से सॉल्व करेंगे। इसमें हम समीकरण 2 और 3 को हम देखेंगे। AP बट्टा PD बराबर है BO बट्टा OD। यहाँ पर BO बट्टा OD बराबर है AO बट्टा OC। यहाँ पर बायां पक्ष आपस में बराबर है BO बट्टा OD, BO बट्टा OD आपस में बराबर है, तो दायां पक्ष भी आपस में बराबर हो जाएगा। तो समीकरण 1 तथा 2 से दायां पक्ष आपस में बराबर है, तो बायां पक्ष भी आपस में बराबर हो जाएगा। तो AP बट्टा PD बराबर हो जाएगा AO बट्टा CO। तो इस तरीके से ये आपस में बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पर AP बट्टा PD, अब इसको हम चित्र में देखेंगे। AP बट्टा PD बराबर AO बट्टा OC है। तो ये भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर है, तो प्रमेय 6.2 से PO समांतर हो जाएगा CD के। समीकरण 1 तथा 2 से AP बट्टा PD बराबर है AO बट्टा OC के। इसको हम चित्र में देखेंगे। तो यहाँ पर AP बट्टा PD और AO बट्टा OC, तो त्रिभुज यहाँ पर ADC बन रहा है। इस त्रिभुज में भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर है, तो DC समांतर हो जाएगा PO के प्रमेय 6.2 से। प्रमेय 6.2 से त्रिभुज ADC में DC समांतर हो जाएगा PO के। अब हम देखेंगे, हमने रचना में AB समांतर PO माना था और यहाँ पर PO समांतर CD है, तो PO के समांतर क्या हो जाएगा, CD हो जाएगा। रचना में हमने इतना माना था और इसमें हमने जो यहाँ पर सिद्ध किया है प्रमेय 6.2 से CD समांतर PO हो गया है। तो PO समांतर है CD है, तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। जब ये तीनों भुजाएं आपस में समांतर हैं तो AB समांतर हो जाएगा DC के। AB समांतर हो जाएगा DC के। जब AB समांतर DC है तो चतुर्भुज ABCD एक समलंब हो जाएगा। अतः ABCD एक समलंब है। तो इसको हम इस तरीके से सॉल्व करेंगे, ये इसका फाइनल आंसर है। नेक्स्ट वीडियो में प्रश्नावली 6.3 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और PYQs को करने वाले हैं। इस वीडियो में कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे कि इसका हेल्प सबको मिले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।